All right. So this is class number 2 of the crash batch that we just started a day before. हम लोगों ने उस दिन ना कुछ बेसिक्स के ऊपर बात कर ली थी, कुछ सूडो कोड क्या होता है और एनालिसिस क्या है, डिजाइन फैक्टर क्या है, कोडिंग क्या है। तो पीडीएलसी की साइकिल को अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि डिजाइन फैक्टर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, तो वी हैव द एक्चुअल कोड, जो कि हमें असल में जो मिलेगा ना कोडिंग, वो चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द ओ लेवल स्टूडेंट। सो यू कैन हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। लेट सपोज दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप सूडो कोड पे स्टिक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ए लेवल्स के अंदर आपको लाजमी P4 के अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये माइंड में रखिएगा। सो यू कैन मेक अ बेस हियर इन चैप्टर नंबर 8 इफ यू वांट। आगे चलते हैं। लास्ट में हम लोगों ने जो बात रखी थी वो ये रखी थी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे, बट वी हैवंट डिस्कस द डेटा टाइप्स, राइट। अब देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि हर चीज ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कि इफ वी वांट टू ऑर्गेनाइज समथिंग देन वी मेक डिविजन इन बिटवीन। हम डिविजन्स बना लेते हैं। मकसद क्या होता है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है। अब एक स्कूल में हम डिविजन्स बनाते हैं ना, कि ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3, 4, 5 है। ये हम डिविजन्स बनाते हैं, राइट। स्कूल में डिविजन्स बनती हैं, जैसे हाउसेज होते हैं लाइक स्पोर्ट्स के ना, कि भाई ग्रीन हाउस है, रेड हाउस है। ये सब क्यों होता है? सबसे पहले तो कोई एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए होता है। सेकेंडली क्या होता है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना। अब मिसाल के तौर पे मैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के स्टूडेंट्स को अगर एक ही रूम में बिठा दूं, अब आप जरा सोचें कि आपके पास एक रूम में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक का स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो आप कैसे उनको मैनेज करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के अंदर भी व्हेन वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब एक बहुत बड़ा स्टैक हमारे पास बहुत सारी चीजों का इकट्ठा हो रहा होता है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं टू मेक थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज, इजी टू हैंडल। या इससे रिलेटेड कोई और बात आप ऐड करें तो वो यहाँ पे आ सकती है। फॉर द सिमिलर सेक हमने डाटा की टाइप्स बना ली है। अब है तो डाटा ही, बट उसकी कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स करती क्या है? वो ये बताती हैं कि अगर ये टाइप यूज की जाएगी तो इसके अंदर किस किस्म का डाटा हम यूज कर सकते हैं। ये है मकसद। और हर डाटा टाइप एक सेट अमाउंट ऑफ स्टोरेज हमारी रैम के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज अनदर थिंग, कि हर डाटा टाइप हमारी रैम के अंदर एक मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज को ऑक्यूपाई भी करेगा। इससे रिलेटेड एक और बात है, अभी करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा की टाइप आती है बेटा, वो आती है इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। और ये हम डाटा की टाइप क्यों बता रहे हैं आपको? ये इसलिए बता रहे हैं कि कल हमने बात की थी कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास उस वेरिएबल का नाम भी लिखना होता है, अलोंग विद इट्स डाटा टाइप भी मेंशन करनी होती जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप समझो कि भाई सबसे पहली डाटा की टाइप मेरे पास आती है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के अंदर क्या होता है? ओनली होल नंबर आर अलाउड। सिर्फ होल नंबर आ सकते हैं, 0 to 9, और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास 55 लिखा हुआ है, तो 55 इज एन इंटीजर वैल्यू। सही है ना? 100 इज एन इंटीजर वैल्यू। सही है ना भाई? और ये नेगेटिव में भी हो सकता है बिल्कुल, जैसे मिसाल -5 है हमारे पास, ये हमारे पास -200 है, समथिंग समथिंग। लेकिन द थिंग इज दैट कि ये होल नंबर होने चाहिए, इनके अंदर डेसिमल पॉइंट सपोर्टेड नहीं होगा। और अगर आपने कभी गलती से इंटीजर डाटा टाइप यूज कर ली किसी ऐसे डाटा के लिए कि जो मिसाल के तौर पे पॉइंट होल्ड कर रहा था, तो ये डाटा टाइप यूज करने से उसका जो पॉइंट होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, और आपको सिर्फ होल नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो दैट विल बी एन एरर, मतलब सर बता रहा हूं अभी। और ये मैंने ना एग्जैक्ट नहीं रखा, क्योंकि असल में ये जो 2 KB 4 KB मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये हर लैंग्वेज डिफरेंट यूज करती है। यानी कि अगर C++ की बात करूंगा तो उसकी डिवीजन कुछ और होगी, पाइथन की बात करूंगा उसकी डिवीजन कुछ और होगी। ये डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, और ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज कर रही है या कंपाइलर यूज कर रही है। लेकिन क्योंकि सूडो कोड हमारा कोई भी ना लैंग्वेज है, ना इसका कोई आईडीई है, ना इसका कोई कंपाइलर है, ना इंटरप्रेटर है, तो इस वजह से सूडो कोड कोई भी डाटा टाइप को प्री सेट
अमाउंट ऑफ स्टोरेज पे डील नहीं कर रहा, लेकिन एज्यूम करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है कि मान लो कि तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है तो यू शुड नो कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। बेटा बीच में किसी को कोई भी सवाल हो, मैं हैंड रेजेस नहीं देख सकता, मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही अभी, आपने माइक अनम्यूट करना है, मुझसे सवाल पूछ लेना है। ओके। सेकंड हमारे पास डाटा टाइप आती है रियल, जो कि हम सूडो कोड में जिसको हम रियल कहते हैं, सूडो कोड में रियल कहते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं फ्लोट नॉर्मली। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर्स विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि इन अदर वर्ड्स डेसिमल पॉइंट सपोर्टेड हो जाता है। ये जो मैंने 6/3 लिखा है ना भाई, ये सिर्फ लिखने की हद तक होगा, जाहिर सी बात है, इस तरह से कंप्यूटर में डिफाइन नहीं होता। बट ये वैल्यूज हैं, या इससे रिलेटेड जो भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू है ना बेटा, वो रियल टाइप ऑफ डाटा के अंदर आ सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा के ऊपर। कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा में क्या होता है कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम एनीवेयर, लाइक मिसाल के तौर पे अल्फाबेट्स, लेटर्स में से, अल्फा न्यूमेरिक में से, स्पेशल कैरेक्टर्स में से, कहीं से भी कोई सिंगल कैरेक्टर अगर इनपुट चाहिए आपको, सिर्फ एक कैरेक्टर का इनपुट लेगा ये डाटा टाइप, तो आप कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा की टाइप वहां पे यूज कर सकते हो। यूज कैसे करनी है अभी समझा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बूलियन। बूलियन या बूल टाइप ऑफ डाटा क्या होता है कि जिसके अंदर ना सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मशीन लैंग्वेज है ना, हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, 0 और 1, या यस नो, ट्रू फॉल्स, हाँ ना, है ना। जहाँ पे सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज होती है ना, वहां हम बूलियन टाइप ऑफ डाटा को यूज करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि या तो यस हो रहा है या नो हो रहा है, या तो ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, या 0 हो रहा है 1 हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। तो भाई ये सारी मामला जो है ना, ये बूलियन टाइप ऑफ डाटा के अंदर सपोर्टेड होते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी डाटा टाइप पे, जो कि होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है कि जिसके अंदर ऊपर मेंशन की गई हर डाटा टाइप सपोर्ट हो जाती है। हर टाइप ऑफ डाटा इसके अंदर सपोर्टेड होता है। इसके अंदर आप नंबर्स लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, इसके अंदर आप सिंगल कैरेक्टर ले लो, इसके अंदर आप कोई भी चीज रख लिखना चाहो लिख दो। इस डाटा टाइप को कहते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप, और ये पर लेटर सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। अगेन डिफरेंट है हर लैंग्वेज के अंदर, बट जस्ट एन एग्जांपल, इसको ना एग्जैक्ट मान के मत चलना, ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रिंग ही यूज करती है, पर लेटर मेमोरी को कंज्यूम कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग को ना हम एक और नाम देते हैं टेक्सचुअल डाटा का। टेक्सचुअल डाटा का नाम देने का मकसद ये होता है कि मान लो कि अभी तुम कोई राइटिंग कर रहे हो, जैसे इंग्लिश में तुम लोग अपेयर हो गए, तो इंग्लिश में अगर आप कोई एस्से लिख रहे हो, या कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, या उर्दू के अंदर मान लो कि आप कोई राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग करते में क्या होता है कि हम ना हर तरह की चीज लिख रहे होते हैं। हम उसमें जैसे कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर रहे हैं, अगेन वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम उसमें लेटर्स भी यूज करते हैं, कहीं पे नंबर भी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बता रहे हैं कि मेरा जो दोस्त है वो फला एड्रेस पे रहता है, तो एड्रेस में नंबर्स भी आ रहे हैं। तो अब ये टेक्सचुअल डाटा के अंदर क्योंकि हर तरह की चीज हम इंक्लूड कर रहे होते हैं ना, तो दैट इज रिलेटेबल टू द स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप भी यही चीज है कि इसके अंदर आप कोई भी किस्म का डाटा लिख सकते हो। ओके। अब देखो सवाल क्या होता है। सवाल आता है कि भाई अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर सारी चीजें हम लिख सकते हैं, तो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज डेटा टाइप्स, क्या हम इनको इग्नोर ना कर दें? हम हर वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप को अलॉट कर देते हैं, फिर चाहे जो भी इनपुट लिया जा रहा हो वो डिपेंड ही नहीं करता, वो मतलब हमें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सवाल अगर आपके जहन में है तो इसका जवाब ले लो। इसका जवाब ये है बेटा कि एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुमने नहीं सुना सुन लेना। जो लोग गेमिंग करते हैं स्पेशली ऑन कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप पे अगर कोई गेमिंग करते हैं ना लोग, तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन हम किसको कहते हैं। कभी कोई गेम आता है, हम कहते हैं यार हमारे स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, बट द थिंग इज दैट कि गेम अच्छा चल नहीं रहा हमारे कंप्यूटर पे। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं है। अच्छा, अब ऑप्टिमाइज नहीं है इसका मतलब क्या है? देखो, होता ही है, मिसाल ले लो, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ भाई। एक ऐप बना रहे हैं हम कैलकुलेटर की, ठीक है। एक बेसिक ऐप है कि जो एक ऐसा कैलकुलेटर है, वो दो नंबर्स का इनपुट लेगा हमारे पास, ठीक है, दो नंबर्स का इनपुट लेगा, और उन दो नंबर्स को या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या चलो पावर का एक सिंबल ले लिया, ये काम कर देगा। सही है, दैट इज अ वेरी बेसिक ऐप। अब
हमें बहुत अच्छे से समझ में अब आ रहा है कि ये जो कैलकुलेटर है ना, हद से हद इसका कोई आंसर अगर आएगा ना तो आंसर आ जाएगा, चलो पॉइंट में आ जाएगा। हद से हद जो इसमें बात हो सकती है वही हो सकती है कि आंसर इसका पॉइंट में आ जाएगा। यानी हमने मिसाल के तौर पे 5 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो आंसर पॉइंट में आ रहा है ना। हद से हद यही होगा इसके अंदर। ना इसके अंदर कोई लेटर आना है, ना इसके अंदर कोई बूलियन टाइप आनी है, ना इसके अंदर कुछ और आना है। बट हमारे डेवलपर ने क्या किया कि कैलकुलेटर में नंबर 1 वाले वेरिएबल को भी, नंबर 2 वाले वेरिएबल को भी उसने स्ट्रिंग डेटा टाइप अलॉट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, देखो इससे ये हुआ कि अब ये पर वैल्यू 16 के भी कंज्यूम करेगा, जबकि अगर मैं इस पे रियल डेटा टाइप यूज करता तो ये पर वैल्यू 4 के भी यूज कर रहा होता। अब समझो कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब मैं कोई वेरिएबल लेता हूं ना तो वो मेरी रैम में इतनी अमाउंट ऑफ स्टोरेज पर वैल्यू रिजर्व करवाता है। अब अगर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप ले ली है कैलकुलेटर के लिए, तो उसने खामा खाई मेरी 32 KB ऑफ रैम यूज कर ली है, जबकि वो काम पूरा हो सकता था 8 KB में। अब एक बंदा जो मेरी ऐप को यूज करेगा वो अपना कैलकुलेटर चला रहा होगा, लेकिन वो कहेगा कि यार ये कैलकुलेटर की ऐप जो है ये तो मेरी रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रही है। रिसोर्सेज का मतलब मेरे सीपीयू को, मेरे जो है वो रैम को, इन चीजों को, इनको रिसोर्सेज कहते हैं ना। तो इनको ज्यादा यूज कर रही है, ज्यादा कंज्यूम कर रही है, जबकि हो ये सकता था कि ये सिर्फ 8 KB में अपना काम पूरा कर लेती। लेकिन डेवलपर क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया ऐप को, उसको नहीं समझ में आया कि कहाँ पे कौन सी डेटा टाइप सही रहेगी, उसने क्या किया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर लिया, कोई और कर ली, जिसकी वजह से अब मेरा वही सिंपल ऐप जो है वो 8 के बजाय 32 KB कंज्यूम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टू मेक यूज ऑफ मिनिमल रिसोर्सेस एंड टू मेक अ बेटर परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। बच्चों कोई भी एक मुझे ये बता दो कि अभी तक जितनी बात की है डेटा टाइप्स की वो क्लियर है, हम दोबारा नहीं करेंगे। जल्दी से बोलो। सर मुझे सब क्लियर है, बट ऑप्टिमाइजेशन के एंड में जो आपने बताया वो समझ नहीं आया। ऑप्टिमाइजेशन वैसे हमारे करिकुलम में कोई पार्ट नहीं है, बट एंड में मैंने सिर्फ यही बोला कि अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है आपने, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं कब कौन सी डेटा टाइप स्पेसिफिकली यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि यहाँ पे किस तरह का आउटपुट आना है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, हर जगह मैं एक गलत डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, तो मेरी ऐप ऑप्टिमाइज नहीं कहलाएगी। क्या मतलब कि मेरी ऐप कम रिसोर्सेज को कंप्यूटर के यूज करते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बल्कि वो ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेगी, तो जाके उसकी परफॉर्मेंस कहीं जाके बनेगी, विच इज अ बैड थिंग। ये बात हुई है। क्लियर? ओके सर, थैंक। ओके। अब जल्दी से आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। ये आप समझ रहे हैं, ये जो नॉर्मल बैच चल रहा होता है ये अलग अलग क्लासों में ये बात हो रही होती है, जो आप 2-4 क्लासें एक साथ ही कर रहे हैं माशाल्लाह से। अब आते हैं जल्दी से भाई हम लोग के, देखो वेरिएबल का ना नाम रखना होता है हमें, लेकिन वेरिएबल का नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में हम लोगों ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एक हमने वेरिएबल का के नामों के हिसाब से ना कुछ रूल्स रखे हुए हैं। रूल्स क्या हैं कि हम A to Z का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम रखने में, ठीक है। और हम 0 to 9 का कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए। अब करना कैसे है, देखो सूडो कोड का सेकंड रूल याद करो, बल्कि थर्ड रूल याद करो कि डाटा आइटम्स और सब रूटीन्स का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये रूल था, ठीक है। हमने अब यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं, और हम आपके साथ साथ इनको एक दफा दोबारा से क्या करते हैं, रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी रूल्स थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे और हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा। अच्छा सबमिट भी किया है यहाँ से, एक सेकेंड। Sir, excuse me. जी जी। The scenario is not clear. सॉरी। सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा मुझे। क्या चीज बताएं? आपने ये जो बनाए डेटा टाइप फ्रॉम 1 to 10, क्लास 11, क्लास -11, नहीं नहीं, क्लास मैं अभी क्लास। समझा रहा हूँ, मैं सब समझा रहा हूँ अभी। 1 मिनट आप मुझे दे दें, मैं हर चीज समझा रहा हूँ इंशाल्लाह। एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया था, दैट्स व्हाई थोड़ी सी देर हो गई। ठीक। अच्छा। हाँ, अब मैं आता हूँ आपकी आपके सवाल की तरफ। ये हमारे पास है 11, ये भी हमारे पास है 11, ये हमारे पास 11। ओके। देखिए, मैंने कहा कि वेरिएबल का नाम रखने में जो रूल्स काउंट होते हैं वो ये होते हैं कि हम A to Z का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं लेटर्स का।
नंबर्स में 0 to 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम स्पेस देने के लिए अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। सूडो कोड के अंदर कैम्ब्रिज ने आपको ये अलाउ नहीं किया होगा। अब आते हैं बात पे। देखो, पहला देखो, हम लोगों ने पहला यूज किया है क्लास 11। अब अगर सूडो कोड के रूल के हिसाब से देखा जाए तो पहला लेटर कैपिटल है, यस। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, यस। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, यस। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला हमने वेरिएबल का नाम रखा है ना बेटा, ये नाम ठीक है, इस नाम के साथ हम चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात हमारी पहले वेरिएबल को लेकर। एक सेकंड, जा रहा है ये बेटा, एक सेकंड लीजिएगा। हाँ, तो पहला वाला हमारा हो गया ठीक। दूसरा वाला, मुझे बताओ आप में से कोई कि क्या सही है या नहीं है, ठीक, अकॉर्डिंग from टू my द point रूल्स। सॉरी, of correct, it's correct because we can use A to Z 0 to 9 and underscore in any हाँ, variable. ये करेक्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सूडो कोड में ये हो जाएगा नॉट करेक्ट। सही है, नॉट करेक्ट फॉर सूडो कोड। सूडो कोड में कैम्ब्रिज ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये नहीं कर सकते। ओके, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, तो ये बिल्कुल ठीक नाम है। फोर्थ वाला गलत है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से। चाहे आगे बिल्कुल ठीक भी हो, लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही गलत हो रहा है तो इसलिए गलत हो रहा है। इसी तरह ग्रेविटी, हमने स्टार्ट लिया स्मॉल लेटर से, जो कि अगेन एक्सेप्टेबल नहीं है। यही चीज हमने अगले उसमें ग्रेविटी को ली और स्टार्ट किया कैपिटल लेटर से, यानी अपर केस से। और आगे भले से हमने कोई भी कॉम्बिनेशन किया हो, देखो आगे मैंने कैपिटल ए लिख दिया, जो भी लिख दिया, इट डजेंट मैटर, ये सही। फिर 11 क्लास, अब मुझे बताओ कि क्या ये सही है या नहीं, कोई एक बताओ भाई। No, क्यों? सही it क्यों should नहीं? start वी शुड, बट टेक्निकलिटी बताएं कि क्यों नहीं है ये सही। because the system will get confused to for the starting हाँ of numeric value. हाँ हाँ, Just लिख बिल्कुल के भी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि देखो, अगर तुम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट लोगे, द कंपाइलर और इंटरप्रेटर विल गेट कंफ्यूज कि भाई तुमने वेरिएबल का नाम रखा है या कोई वैल्यू दी है। वो उसको वैल्यू ट्रीट करना शुरू कर देगा और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, बट वो वहां पे फिर कंफ्यूज होगा कि कोई फंक्शन यूज नहीं किया हुआ, लेकिन एक न्यूमेरिक वैल्यू आई हुई है। सो दैट इज अगेन अ कंफ्यूजन फॉर द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर। सो डेफिनेटली हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से अपने वेरिएबल के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो दैट इज इनकरेक्ट। इसी तरह 11 से अगेन स्टार्ट हो रहा है भाई, अगेन इनकरेक्ट। इसी तरह अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल इनकरेक्ट है, अंडरस्कोर से नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ, क्या अगर मैं यूं लिख, अब बताओ सही है या नहीं है। अच्छा, तो मैं बता देता हूं, देखिए, इन एनी, जी कुछ कह रही हैं? can't you repeat the question? I will answer, please. बताएं। अच्छा, मैं सर रिपीट आप करूं कुछ क्वेश्चन? ये मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन लिखा है मैंने स्क्रीन पे, ये सही है या नहीं है? no, it is not correct. No space is क्यों? allowed in the variable हाँ, because sir again स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। लिख देता हूं यहाँ पे, बेटा याद रखना, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स, राइट। ये आप हमेशा के लिए याद रख लेना। अब जल्दी से आ जाओ डिक्लेरेशन के ऊपर कि हाउ टू डिक्लेयर इन सूडो कोड। बेटा, ये नौरीन के अलावा भी बच्चे हमारी क्लास में है ना मौजूद, आप लोगों के भी अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछें, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और चैट भाई मैं नहीं देख रहा, तो चैट को बिल्कुल भी मैं रिलाई नहीं कर रहा होता, तो उस पर आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछें बेटा। आईजीसीएसई और ओ लेवल्स ये ऐसी ही बात है कि आप अपने आप को आईजीसीएसई वाला कह दो या ओ लेवल्स वाला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 99.99% बोथ आर आइडेंटिकल। चलो,
हाँ, एडेक्स पियर्सन एडेक्सल की अगर बात करोगे तो दैट इज वे मोर डिफरेंट। आईबी बोर्ड, डीपी बोर्ड, AQA और भी जितने बोर्ड्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं भाई Sir, डिक्लेरेशन पे। excuse, जी। sir, I have a question. ऑल राइट, पूछें। सर ये जो आपने 1 till 10 सारे वेरिएबल्स लिखे थे, इसमें सेकंड नंबर का जो वेरिएबल है उसमें ये रॉन्ग क्यों है? उसमें सूडो कोड के हिसाब से गलत है, बिकॉज द कैम्ब्रिज हैज बीन टेलिंग अस कि ये चीज नहीं एक्सेप्ट करनी। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए साथ में ये कहा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज एक्सेप्टेबल होती है कि आपको गैप नहीं देना, बट गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अंडरस्कोर यूज कर लो। सही है। तो सर अगर हम लोगों को वेरिएबल में गैप देना होगा, हाउ आर वी गोना गो अबाउट इट इन सूडो कोड? देखें, सूडो कोड में अव्वल तो आपको इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम मिलेगा ही नहीं। अमूमन क्या होगा कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है ना, उसके अंदर एग्जामिनर बोलेगा कि ऑल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड पहले से, वो डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है। तो ओके यू डोंट सर, नीड टू ओके। डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आपने सिर्फ क्या करना होगा कि आपने उन्हीं के डिक्लेयर किए हुए क्वेश्चंस को यूटिलाइज करना है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दिस। दैट्स ऑल इट। राइट सही सर, है। थैंक यू। ठीक है। ओके। अब आते हैं कि भाई हमने डिक्लेरेशन करनी कैसे है। देखो, सूडो कोड के अंदर हमने डिक्लेरेशन कुछ यूं करनी है कि सबसे पहले एक कीवर्ड है जो हमने यूज करना है सूडो कोड के अंदर। कीवर्ड का मतलब, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन फंक्शन ऑफ सूडो कोड इज कॉल्ड कीवर्ड। हमने सबसे पहले लिखना है डिक्लेयर। और याद रखना सेकंड रूल ऑफ सूडो कोड भी, कि हमने जितने भी कीवर्ड्स लिखने हैं, एक तो वो नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट में होंगे, सेकंड वो अपर केस में होंगे। तो ये दोनों चीजें ही यहाँ पे जस्टिफाई हो रही हैं। इस चीज का बहुत ख्याल करना। देखो, मल्टीपल स्टूडेंट्स कर बहुत अच्छा रहे होते हैं, बट वहां पे मसला सिर्फ ये आ रहा होता है कि वो अपने इन चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे होते, लेआउट को मेंटेन नहीं कर रहे होते, जो बेसिक रूल ऑफ सूडो कोड है उसको मेंटेन नहीं कर रहे होते। याद रखो कि जो अगर तुम्हारा लेआउट अच्छा नहीं है तो एग्जामिनर को तुम परसेप्शन यही दे रहे हो कि तुम्हें चीज नहीं आती। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके। अच्छा भाई, लाइट भी चली गई है और हमारी क्लास का टाइम भी 8 मिनट बाकी है। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं ज़रा अपना जनरेटर ऑन कर लूँगा, तो फिर मैं आपकी क्लास कंडक्ट करूँगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा कर रहे हैं उसके बाद। अच्छा, देखो, हमने सबसे पहले डिक्लेयर करना है, लिखना है डिक्लेयर क्लियरली। सेकेंडली, हमें अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। अब देखो, वेरिएबल का नाम हम लोग नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट और कैपिटल लेटर या अपर केस में नहीं करेंगे। ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स को करेंगे। वेरिएबल का नाम लिखा हमने, और टेक्निकली सूडो कोड के हिसाब से वेरिएबल का नाम गलत है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर यूज हुआ हुआ है। प्रोग्राम के हिसाब से सही है। उसके बाद हमने ये कॉलन लगाना है, विच इज 2 डॉट्स। ओके। और उसके बाद हमने उसकी प्रिस्क्राइब डाटा की टाइप लिखनी है। अब ये टोटली वेरिएबल चीज है कि हमें कौन सा वेरिएबल किस डाटा टाइप का चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब हम डिसाइड करेंगे कि वाई। ये हमें कोई भी नहीं बताएगा। हाँ, एग्जाम में लोग बता रहे होंगे, एग्जामिनर आपको बता रहा होगा, बट प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से बात करूं तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाया, भाई डिक्लेयर लिखो। एक और वेरिएबल मैंने लिया एवरेज नाम का। तो ये एवरेज नाम का वेरिएबल बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगेन मैंने कॉलन लगाए और रियल उसकी डाटा टाइप सेट कर दी। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेंटेंस नाम का, कॉलन लगाए, डाटा की टाइप लिखी, और ये डिक्लेयर हो गया। ये आगे जो मैंने ये 2 KB 4 KB 16 KB लिखा है ना, ये जस्ट समझाने के लिए, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। अच्छा, अब याद रखो कि सिर्फ वेरिएबल के नाम ऐसे ही नहीं होते, बल्कि अगर आप डिक्लेयर एक्स भी कर दोगे मिसाल के तौर पे, तो एक्स इज अ वेरिएबल, यस। वाई इज अ वेरिएबल, यस। जेड इज अ वेरिएबल। लेकिन हम इस तरह के वेरिएबल्स क्यों यूज नहीं कर रहे, उसकी वजह बताता हूँ। एग्जामिनर आपको कहता है कि ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल या यूज अ वेरिएबल विच इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का नेचर ऑफ प्रोग्राम है ना, उससे रिलेटेबल तुम्हें वेरिएबल को बनाना होगा। मिसाल के तौर पे अब तुम बना रहे हो एवरेज का प्रोग्राम, कि वो 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। अब उसमें तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ए, एक्स, वाई, जेड। इससे क्या हो रहा है कि एग्जामिनर को ना कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये वेरिएबल आपने क्यों लिया है।
या आपको बाद में खुद भी रिकॉल करते हुए कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ये वेरिएबल जो मैं यूज कर रहा था ये क्यों कर रहा था। लेकिन जब आपने लिया ही मीनिंगफुल होगा ना, जैसे एवरेज लिया हुआ है, वेरिएबल का नाम ही यही ले लिया है, तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप बाद में भी रिकॉल करोगे या कोई और बंदा अगर प्रोग्राम देखेगा तो उसको 100% समझने में कोई मसला नहीं होगा। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दी थी। मैंने कहा था देखो ये आपकी रैम है, ठीक है, और रैम अगेन ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी का नाम होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कल हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी ना, कि एक वेरिएबल असल में एक लेबल है जो कि रैम में स्पेस को रिजर्व करता है, और जो वेरिएबल का आप नाम लिखते हैं वो एज अ लेबल वहां पे लग जाता है। जैसे आपने लिया ना क्लास 11, उसको लिया आपने इंटीजर। अब देखो अगर ये एक एक ब्लॉक 1 KB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर तो इंटीजर 2 KB लेता है तो क्लास 11 लेबल काउंट होगा और रैम के अंदर आपकी 2 KB को रिजर्व कर देगा। नाउ दिस स्पेस इज वैकेंट फॉर यू, जब चाहो इस प्रोग्राम को रन करो और ये स्पेस को यूटिलाइज कर लो। एवरेज रियल लिया 4 KB, तो ये देखो चार इसने ब्लॉक्स अगर 1 KB के हैं तो इसने 4 रिजर्व कर दिए, और लेबल क्या लगाया उसके ऊपर, एवरेज का। इसी तरह सेंटेंस को हमने 16 दिए, तो यहाँ पे ये देखो 16 ब्लॉक्स इसने कवर कर लिए, लेबल लगाया सेंटेंस का। सो आपकी रैम के अंदर ना ये वाला काम चल रहा होता है, एक साथ ये सारे काम चल रहे होते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी चीज क्या होती है, जब आपने, अच्छा ये बताओ डिक्लेरेशन वाला पार्ट किसी को कोई मसला है? हाँ बच्चों, नो। ठीक है। कोई और? जी, कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन के ऊपर। देखो दो चीजें, अच्छा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना भाई, ये आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये मुझे भी हर्डल्स थे जब मैंने बहुत टाइम पहले जब ये पढ़ाना शुरू किया था ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये डायरेक्टली यहाँ पे कैसे पहुंच गया। तो आई डिड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पता ही चला कि कुछ चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं हुई, जैसे डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, वो डायरेक्टली आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने वेरिएबल का नाम लिखा, उसकी उसको वैल्यू अलॉट कर दी। दिस इज द ओनली थिंग दे आर शो केसिंग अस, बट दैट इज नॉट द केस। अगर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये समझना होगा कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। देखो डिक्लेरेशन हो गई। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि एक प्रोग्रामर एक वेरिएबल लेता है और उसको उसी जगह पे एक वैल्यू भी दे देता है। समटाइम इट हैपेंस कि वो यूजर से कहता है कि इनपुट करो एक वैल्यू और वो मैं सेव करवाऊंगा कहाँ पे, आपका उस वेरिएबल के अंदर। बट समटाइम इट हैपेंस कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसको वैल्यू ही वहीं पे अलॉट कर दी कि भाई ये वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। सही है, इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास ही की बात कर लेते हैं। अब क्लास है, मैं इनका एक रिजल्ट का प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मैं बच्चों को ना ग्रेड कर रहा हूँ कि भाई हर बच्चा अपने क्या करे, परसेंटेज को एंटर करे और आई विल कैलकुलेट द ग्रेड फॉर हिम कि भाई आपका क्या ग्रेड बन रहा है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास क्लास 11 के अंदर 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो 8 बच्चे हैं ना, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। मुझे पता है कि ये 8 बच्चे ही हैं, या ये वैल्यू मुझे पता है। और मुझे पता है कि ये वैल्यू मुझे किसी से इनपुट नहीं चाहिए क्योंकि मेरी क्लास है, मुझे पता है इतने बच्चे हैं क्लास के अंदर। तो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको यहीं पे ही एक वैल्यू भी अलॉट कर दी कि क्लास 11 की वैल्यू है 8। अब ये 8 टाइम्स मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं या जो भी आगे मैं लूप्स को स्टार्ट करूं, कुछ भी करूं, वो एक अदर डिस्कशन है, बाद में करेंगे। बट एक वैल्यू थी जो मुझे पता थी मैंने पहले से देनी है, मैंने उसको दे दी। जैसे मिसाल के तौर पे सेंटेंस को मैंने एक वैल्यू अलॉट कर दी कि भाई सेंटेंस की वैल्यू है टुडे वॉज अ गुड डे। अब ये एक वैल्यू मैंने उसको दे दी। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में खुद ही किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू अलॉट की, मी एज बीइंग द प्रोग्रामर, राइट, यू एज बीइंग द डेवलपर, आपने खुद अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक वैल्यू अलॉट की, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। टर्म समझ में आ गई है आप लोगों को तो बता दो। हाँ बच्चों, भाई क्लास में भी बात करते ही हो गए ना, यहाँ पे भी कर लो, कोई मारेगा थोड़ी आपको। हाँ बोलो। It's clear now from my side. Declaration ओके, initialization is clear. ठीक है। नौरीन के अलावा भी कोई बंदा बात कर ले भाई, ताकि मुझे पता क्लियर सर। चले क्लास में क्लियर है। ओके।
हाँ, अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना भाई एक्स है, ठीक है। तो एक्स को मैंने एक वैल्यू अलॉट कर दी 10। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, देखो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि हमने अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी होती है ना, मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल लिया मैथ्स के अंदर और उसका नाम रखा एक्स। अब एक्स की वैल्यू है 10 लेट सपोज। तो अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे देंगे इसका, हम यूं देंगे एक्स इज इक्वल्स टू 10, है ना। लेकिन सूडो कोड के अंदर फिर एक चेंज आ गया, वो क्या, कि आपने अगर कोई वैल्यू अलॉट करनी है ना किसी वेरिएबल को, तो आप इक्वल्स टू नहीं लिखोगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर इक्वल्स टू काउंट होता है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन सूडो कोड के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बैक एरो। दोनों ही सेम बातें लिखी हैं मैंने, लेकिन एक सूडो कोड के अंदर है और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और हाँ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, यही होता है। लेकिन सूडो कोड के अंदर जब यही काम कर रहे होगे तो आप बैक एरो से करोगे, बस ये शर्त है, ये याद रखना। देखो यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन किया ना भाई क्लास 11, तो अब समझ लो कि ये मकसद कहने का है क्लास 11 इज इक्वल्स टू 8, बट बैक एरो लगाओगे सूडो कोड के अंदर, याद रखना ये चीजें। हम नेक्स्ट क्लास में कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी कोई भी सवाल हो ना इससे रिलेटेड पूछ लेना। और एक चीज और, अगर तुमने किसी वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग ली है ना बेटा, स्ट्रिंग, स्पेसिफिकली अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप तुमने लिया है, तो याद रखो कि स्ट्रिंग को अगर तुमने इनिशियलाइज करवाना है, कोई वैल्यू देनी है, तो उसको कोटेशंस के अंदर लिखोगे। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर तुम इनिशियलाइज करवा रहे हो, तो उसको कोटेशंस के अंदर लिखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम दो बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो हमारे सूडो कोड में हर प्रोग्राम में पता नहीं कितनी दफा ही यूज हो रहे होंगे। दो बेसिक फंक्शन, ठीक है, एक है आउटपुट का फंक्शन और एक है